हेलो दोस्तों, आज है 13 नवंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़े बड़े अपडेट जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की बड़ी खबरें आई है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जब आप लाइक और शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हर रोज हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके वाली जो i20 कार थी ना दोस्तों, उसमें आतंकी उमर मौजूद था। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त हो गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात ये पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए बॉडी का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है और ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि आतंकी उमर दिल्ली कार ब्लास्ट में मारा गया है। वह फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख मेंबर भी था और ये फरार चल रहा था। उमर ही कार चला रहा था और सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर उसने हड़बड़ी में ये विस्फोट किया। तो ये बड़ा खुलासा दिल्ली हादसे को लेकर हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने भी ये पुष्टि कर दी है कि दिल्ली धमाका आतंकी घटना थी। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की कैबिनेट बैठक में लाल किले धमाके को आतंकी घटना माना गया है। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव भी पास कर दिया है और बैठक में जांच एजेंसियों को दोषियों की जल्द पहचान और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई और 2 मिनट का मौन भी रखा। बैठक में सरकार ने कहा कि यह कृत्य देश की शांति और एकता पर हमला है। कैबिनेट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों और उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। इधर आतंकी कनेक्शन में जो संदिग्ध दूसरी रेड कलर की यानी लाल कलर की जो कार थी, वो फरीदाबाद के पास खड़ी हुई मिली और यहाँ भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पहले ही आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। लाल रंग की स्फोर्ड इको स्पोर्ट कार, जिसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ये कार मंगलवार से ही यहाँ पर पड़ी हुई थी। ये कार फरीदाबाद से जब्त की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर भूटान से लौटे और वे एयरपोर्ट से सीधे ही LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों के इलाज का जायजा लिया और डॉक्टरों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में रेलवे स्टेशन और मॉलों में धमाकों की इनकी साजिश थी बदमाशों की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसी जगह पर धमाके किए जाने थे। आतंकियों के टारगेट पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ ही देश भर के रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े मॉल्स भी थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि वे धार्मिक स्थलों पर हमला कर हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे और इसके लिए आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी जा सके। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के लिए अमित शाह, NSA, डोभाल और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, इस्लामाबाद धमाके से जुड़ी हुई खबर आ रही है। शहबाज शरीफ के लगाए आरोपों को भारत ने खारिज किया और कहा कि पीएम बौखला गए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हुए बम धमाके का आरोप भारत पर लगाया है, जिसे भारत ने निराधार और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान के नेतृत्व की पूर्व नियोजित चाल बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत साफ तौर से बौखला है। पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। ये पाकिस्तान की एक गलत चाल है। इधर आप देखिए, आतंकी नेटवर्क पर करारी चोट। कश्मीर में प्रतिबंधित जमात इस्लामी पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। 300 से अधिक ठिकानों पर छापेमारियां की गई हैं। दिल्ली धमाके के तार कश्मीर से जुड़ने के इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े 300 से अधिक ठिकानों पर व्यापक छापेमारियां की हैं। ये कार्रवाई अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बारामूला, सोपोर और बडगाम समेत कश्मीर के कई हिस्सों में एक साथ की गई और इस दौरान जमात से जुड़े सदस्यों और सहयोगियों के घरों और परिसरों को भी खंगाला गया। कई को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। इधर आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टरों को लेकर कहा कि एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। उन्होंने कहा कि एजुकेटेड होने से ये लोग और ज्यादा बम बनाएंगे। सीएम ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते वो लोग कभी भारतीय नहीं हो सकते। ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टरों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एजुकेटेड होने से ये लोग और ज्यादा बम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मन में खोट है तो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी ये लोग खराब काम ही करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षित है और अगर उनके इरादे ही बुरे हैं तो वह और भी बुरे काम ही करेगा। आप देख सकते हैं, दिल्ली धमाका 37 दिन पहले इस शादी में बना आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए थे। कश्मीर में लगे पोस्टर से नजर में आए। दिल्ली में लाल किला के पास जो 10 नवंबर को धमाके हुए, उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का ये नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आतंकियों का ग्रुप उजागर हुआ। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तान
पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे सीधे संपर्क में थे। जांच में यह भी पता चला कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर समेत कई इलाकों से ये जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करने शुरू किए। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला। जम्मू कश्मीर में आप देखिए सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा जिले से 6 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इधर कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा, बड़ी खबर आई है। आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई और इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। एक्टर ने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप, मर्डर हुए और अब इसी मामले में आगरा कोर्ट में सुनवाई चलेगी और राजद्रोह का केस चलेगा। इधर आप देखिए सेकंड हैंड कार खरीदने वाले दिल्ली ब्लास्ट से एक सबक जरूर ले लें। बिना नाम ट्रांसफर के दिल्ली में 30% के लगभग गाड़ियां चल रही हैं, यानी दिल्ली में 30% से ज्यादा सेकंड हैंड गाड़ियां असली मालिक के नाम पर चल रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कागजात पूरे होने पर गाड़ियां बिना रोक टोक चल रही हैं, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। परिवहन विशेषज्ञ के अनुसार वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए और ऐसा न करने पर चालान होना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए वाहन खरीदना, बेचना भी खतरनाक हो सकता है। इधर दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफी योजना लाने की एक तैयारी हो रही है। 10 साल पुराने चालानों पर 70% तक छूट मिल सकती है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं, अभी हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच बुधवार की दोपहर 3:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस को एक ईमेल के जरिए 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंडिगो को भेजे गए मेल में दी गई धमकी 5 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने से संबंधित थी और ये हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद। धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया और जांच शुरू हुई। हालांकि ये मेल कहां से और किसने भेजा, अभी जांच के बातें चल रही हैं। हालांकि घटना स्थलों की जांच के बाद ये अफवाह साबित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए न्यू फास्टैग रूल से जुड़ी हुई है। 15 नवंबर से फास्टैग के नए नियम लागू होने वाले हैं। देश भर में 15 नवंबर 2025 से टोल भुगतान के नए नियम लागू होने वाले हैं। सरकार ने फास्टैग सिस्टम को और बेहतर बनाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टोल चार्जिंग स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। अब अगर आपका फास्टैग इनएक्टिव है, बैलेंस खत्म है या टैग नहीं लगा हुआ है, तो आपको पहले से अलग तरीके से चार्ज किया जाएगा। यानी नए नियम के तहत दोस्तों बदलेगा क्या? नए नियम के तहत अगर कोई वाहन बिना एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा पार करता है तो कैश पेमेंट करने पर 2 गुना टोल चार्ज लगेगा। UPI या डिजिटल पेमेंट करने पर 1.25 गुना चार्ज लगेगा। एक्टिव फास्टैग यूजर्स के लिए रेट पहले की तरह ही रहेंगे। तो आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि गलती से अगर आपको पता नहीं है और फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं है, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि कैश भुगतान नहीं करना है, बल्कि आपको UPI से पेमेंट करना है। इससे आपके क्या चार्ज बचेगा, 1.25 गुना चार्ज ही लगेगा। देश भर में 15 नवंबर से ये नियम लागू होने वाला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट ने फैसला लिया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 45,000 करोड़ का बूस्टर डोज मिलेगा। रोजगार परक सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 45,000 करोड़ रुपए। और IBM का क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में भी बड़ा कदम। न्यूयॉर्क में लून चिप बनाया है। कंपनी का कहना है कि ये चिप 2029 तक असली काम के लिए इस्तेमाल होने वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। IBM ने बताया कि उसने एक नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाया है जिसका नाम लून रखा गया है। क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों क्या होते हैं आपको बताएं। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही जटिल से जटिल समस्याओं को भी बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। ऐसी समस्याएं जिन्हें आम कंप्यूटर को हल करने में हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। क्वांटम कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को भी बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। इधर देखिए आप, एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। एक्टर धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके परिवार ने यह फैसला किया कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। ट्विटर पर पोस्ट में आप देख सकते हैं। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ। अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मंजूरी से 9 नए AICC सचिव नियुक्त किए गए। बड़े पैमाने पर यह फेरबदल हुआ। वहीं बिहार के एग्जिट पोल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, ये कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है। मेरा सीट निकल रहा है, मैं महुआ सीट जीत रहा हूं। हम जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। बिहार का एग्जिट पोल आ चुका, आपको पता ही होगा, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। फिलहाल लेटेस्ट ताजा अपडेट यह है कि 18 एजेंसियों के सर्वे में फिर से NDA की सरकार बनती दिख रही है। 153 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। महागठबंधन को 85 सीटें मिलती दिख रही हैं। बहुमत के लिए 122 सीटें और कुल सीटें 243 हैं। तो 18 एग्जिट पोल का जो पोल ऑफ पोल्स हैं वो आप देखिए, NDA 153 सीटें, महागठबंधन 85 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, फेक वेबसाइट, फर्जी सपोर्ट नंबर और 170 करोड़ की ठगी। जी हाँ, कोइनबेस स्कैम को लेकर ये बड़ी खबर आई है। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। ये कार्रवाई कोइनबेस फिशिंग स्कैम मामले में की गई है। इधर आपको बताएं, तिरुपति मंदिर में लाखों भक्तों को प्रतिदिन लड्डू
प्रसाद बांटा जाता है और इस प्रसाद को बेहद पवित्र और शुद्ध माना जाता है। लेकिन दोस्तों एसआईटी की जांच में ये सामने आया कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले 90% से अधिक घी में मिलावट थी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में मिलावटी घी के इस्तेमाल से जुड़े मामले में ये नया खुलासा हुआ है। ये मामला सिर्फ मंदिर या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि देश भर में खाद्य सुरक्षा और ईमानदारी पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। जांच में ये पता चला कि साल 2019 से 2024 के बीच मंदिर को करीब 68 लाख किलो मिलावटी घी की सप्लाई की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि मिलावटी घी उत्तराखंड की एक डेयरी से भेजा गया था। अलग अलग तरीकों से नकली घी तैयार हो रहा था। और तो और आपको बताएं इस घी में जानवरों की चर्बी तक मिलाई गई थी। साथ ही आपको बताएं मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बड़ा खुलासा भी किया गया है। कहा गया कि घी में जानवरों की चर्बी तक मिलाई गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मिलावटी घी का यह मामला इसलिए भी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है क्योंकि सीबीआई और FSSAI की जांच में ये सामने आया कि इस घी में जानवरों की चर्बी तक मिलाई गई थी। गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि AR डेयरी के घी में मछली का तेल, बीफ टेलो और लाड जैसे पदार्थ मिले हुए थे। हालांकि लैब ने यह भी कहा था कि कुछ परिणाम फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी रिपोर्ट में गलती की संभावना से इंकार नहीं किया गया। कुल मिलाकर तिरुपति मंदिर में लाखों भक्तों को जो प्रतिदिन लड्डू प्रसाद बांटा जाता है, इस प्रसाद को बेहद पवित्र और शुद्ध मानते हैं। लेकिन लड्डू प्रसाद में नकली घी इस्तेमाल हुआ है, ये जग जाहिर हो चुका है। साथ ही आप देखिए रिटेल महंगाई 14 साल में सबसे कम रही। अक्टूबर में 0.25% रही है। खाने पीने का सामान कुछ हद तक सस्ता होने का असर दिखाई दिया। साथ ही आपको बताएं बाढ़, चक्रवात, सूखा, गर्मी, खराब मौसम से भारत को बड़ी जनहानि। मौत के मामले में दुनिया में भारत नंबर 9 पर रहा है। पिछले 3 दशकों में जितनी भी जलवायु आपदाएं आई हैं, उनमें प्रभावित देशों में भारत 90वें स्थान पर रहा। 1995 से 2024 सूखा, लू, बाढ़ जैसी लगभग 430 मौसमी घटनाओं की वजह से 80,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इधर आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में G7 बैठक के दौरान अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने व्यापार और सप्लाई चेन पर चर्चा की। जयशंकर ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है और द्विपक्षीय रिश्तों में नई गति की उम्मीद है। इधर बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना के इंटरव्यू से बांग्लादेश नाराज हुआ। ढाका में भारतीय डिप्लोमेट को तलब किया गया। हसीना ने कहा था कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सहारे चल रही है। बांग्लादेश ने पूर्व PM शेख हसीना के मीडिया इंटरव्यू पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को 3 दिन की यात्रा पर नागालैंड पहुंचेगी और इस दौरान वे कई आधिकारिक के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में ठंड के साथ ही प्रदूषण का कहर भी बढ़ रहा है। बुधवार को AQI कई इलाकों में 418 तक पहुंच गया। नोएडा में 408, फरीदाबाद में 274 AQI दर्ज हुआ है। साथ ही आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा बघेल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा कि देश के कई हिस्सों में महिलाओं के पीरियड्स के समय उनकी गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। केंद्र से गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। साथ ही आप देखिए सरकार ने देश के छोटे बड़े सभी निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी है। PM मोदी ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया और इसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 100% क्रेडिट गारंटी देगी और ऐसे में एक्सपोर्टर्स को बिना किसी कोलेटरल यानी लोन के बदले गारंटी के 20,000 करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल सकेगा। एप्पल 14 नवंबर को आईफोन पॉकेट लॉन्च करने वाली है। एप्पल ने आईफोन पॉकेट नाम का नया प्रोडक्ट अनाउंस किया है। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। ये कंपनी का भारत में पहला ऑफिस होगा। राजस्थान से बड़ी खबर आई है, आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिस और अफसरों पर कोई मर्डर केस नहीं चलेगा। कोर्ट ने माना कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई गई थी। ACJM कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया है। आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मचारियों पर केस नहीं चलेगा। निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत जयपुर पहुंच गए हैं। 16 तारीख तक जयपुर में ही रहेंगे। स्वयं सेवकों के अलग अलग समूह की बैठक लेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में 13 से 16 नवंबर तक राजस्थान के प्रवास पर रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट केस में CBI का बड़ा एक्शन, बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। घूस लेकर ये फर्जी खाते खुलवाता था। CBI ने मुंबई में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में इस्तेमाल फर्जी बैंक खाते खोलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मैनेजर पर रिश्वत लेकर इन बैंक खातों को खोलने में मदद करने के आरोप लगे हैं और इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों के लिए किया जाता था। इधर इंडिया पोस्ट ने नया डिजिटल ऐप डाक सेवा 2.0 लॉन्च किया है। लोगों का समय बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और पोस्ट ऑफिस की सेवाएं और भी आधुनिक बनेगी। पोस्ट ऑफिस ने इस कदम को अब पॉकेट में पोस्ट ऑफिस नाम दिया है। फेसबुक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक अपने लाइक और कमेंट बटन को हटाने वाला है। मेटा ने यह घोषणा की है कि एक्सटर्नल वेबसाइट से फेसबुक लाइक और कमेंट बटन को हटाया जाएगा। एक्सटर्नल वेबसाइट का मतलब दोस्तों, जिन ब्लॉग या शॉपिंग पोर्टल या वेब पेज पर फेसबुक पोस्ट एम्बेड है, उनसे कमेंट और लाइक बटन गायब हो जाएंगे। 10 फरवरी 2026 से ये अपडेट देखने को मिलेगा। यूपी से बड़ी खबर में देखिए, यूपी में महिलाएं बेफिक्र होकर नाइट ड्यूटी कर पाएंगी। योगी सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। घर की महिलाएं जब भी नौकरी के लिए बाहर होती हैं तो घर वालों को चिंता रहती है जब तक कि वो सुरक्षित
सुरक्षित घर नहीं लौटाती। योगी सरकार ने केवल एक फैसले से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं, माताओं, बहनों और 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त किया है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए यूपी की महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य है। यानी महिलाएं जब अपनी सहमति देंगी तभी उनसे नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकेगा। इसके अलावा कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं, साथ ही सीसीटीवी निगरानी रहेगी। सुरक्षा गार्डों की तैनाती भी अनिवार्य की गई है। यूपी में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में नियम बदले, अब शिक्षा चयन आयोग करेगा इनकी भर्ती। यूपी के सरकारी अनुदान पाए मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को कैबिनेट में रखा जाएगा। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इधर आपको बताएं, वर्ल्ड कप विजेता दीप्ति शर्मा गुरुवार को आगरा पहुंचेंगी और इस दौरान दीप्ति का भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए 15 नवंबर को बीडीए बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है। 2275 किसान भाइयों से भूमि खरीदने का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के लिए नई जोखिम आधारित प्रणाली लागू की है। कम जोखिम वाली इकाइयों का निरीक्षण अब 5 साल में एक बार होगा, जबकि मध्यम जोखिम वाली इकाइयों का निरीक्षण थर्ड पार्टी ऑडिट से होगा। स्टार्टअप को 10 साल तक छूट दी गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय परिसर में उत्तर प्रदेश का पहला ब्लड नमूना संग्रहण केंद्र शुरू किया गया है। ये केंद्र वकीलों और कर्मचारियों के लिए रक्त नमूने एकत्र करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही बिहार सरकार ने राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार देवभूमि परिवार योजना के लागू होने से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक योजनाओं का लाभ लेने वाले अपात्र बाहर हो जाएंगे। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद सरकार के पास प्रत्येक परिवार के बारे में जानकारी भी होगी कि वह किस किस सरकारी योजना का लाभ ले रहा है। इधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन संबंधों से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब जोड़ों को माता पिता को जानकारी देना अनिवार्य नहीं है और पुलिस को भी केवल सूचना के लिए जानकारी दी जाएगी। विवाह पंजीकरण के लिए अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे। ये संशोधन उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के बाद किया गया है। इधर आपको बताएं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। वहीं आपको बताएं, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। मथुरा में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 13 नवंबर से 16 नवंबर तक 4 दिन मथुरा पदयात्रा। मथुरा जिले में रहने वाली किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। वहीं हरियाणा में आईपीएस जान देने के मामले में सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी जांच। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर शक का कोई आधार नहीं। इधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नए वक्फ बोर्ड गठन के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। नया वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के तहत गठित किया जाएगा। इधर आपको बताएं, पंजाब रोडवेज की बसों के पहिए थम सकते हैं। यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी है। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने एक बार फिर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। यूनियन के बुधवार को संयुक्त सचिव के साथ मांगों को लेकर बैठक हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने किलोमीटर स्कीम के खिलाफ 17 नवंबर को 12 बजे से हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही 18 नवंबर को सीएम आवास के घेराव का भी ऐलान किया है। वहीं पंजाब में आप देखिए, पराली के मामले 4,500 पार आयोग ने एक्शन लिया है। 8 जिलों के डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को स्वर्ण मंदिर समेत अमृतसर के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए बसों का पहला जत्था रवाना किया। यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त आवास, भोजन और यात्रा की सुविधाएं दी गई हैं। पेंशनरों के लिए पंजाब सरकार ने आयोजित किया पेंशनर सेवा मेला। 13 से 15 नवंबर को ई-केवाईसी और डिजिटल पोर्टल लॉन्च। पंजाब सरकार ने पेंशनरों के लिए 13 से 15 नवंबर तक पेंशनर सेवा मेला आयोजित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रहेगा ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाना, आसान बनाना, ताकि पेंशनर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करा पाए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। हरियाणा में फायर एनओसी के नियम बदले। पीएम के दखल के बाद अब फायर ब्रिगेड की बजाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, एजेंसियां जारी करेंगी। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद फायर एनओसी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इधर यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। 2736 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इंटरव्यू राउंड के लिए डीएफ भरना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा सीएससी मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित किया है। राजस्थान में 4 संस्कृत आदर्श वेद विद्यालय प्रारंभ हो गए, शुरू हुए हैं। इधर आमेर फोर्ट से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आगाज हुआ। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की रंगारंग शुरुआत हो गई है। बुधवार शाम को ऐतिहासिक आमेर फोर्ट के जलेब चौक में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, मैस्कॉट, एंथम, टॉर्च और जर्सी लॉन्च की। इन गेम्स का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में किया जाएगा, जिसमें देश भर के 7000 से ज्यादा खिलाड़ी और स्टाफ हिस्सा लेंगे। इधर आपको बताएं, राजस्थान के भीलवाड़ा में रत्नागर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है। टैक्स चोरी में हुई फैक्ट्री और ऑफिस की जांच। कुल मिलाकर राजस्थान के 3 शहरों में 35 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। भीलवाड़ा में रत्नागर ग्रुप, सीकर में खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी और सालासर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर छापेमारियां हुई। जयपुर में मटर के दाम 260 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां मंडी में आ रही हैं, फिर भी पालक और गोभी के दाम बढ़े हुए हैं। साथ ही आपको बताएं, देश भर के 300 से ज्यादा कैंसर रोग विशेषज्ञ 15 और 16 नवंबर को बीकानेर में रहेंगे। ये डॉक्टर्स इस दौरान बीकानेर में हीमेटोलॉजी और बोन मेरो कैंसर से जुड़े कई मुद्दों पर अपने रिसर्च पेपर की जानकारियां देंगे। गर्भवती महिलाओं में इंजेक्शन से दूर हो जाएगी एनीमिया की कमी। एफसीएम इंजेक्शन से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में विधायकों की कड़ी आपत्ति के बाद अब 352 पंचायत समितियों में प्रधानों के प्रशासक बनाने की फाइल सरकार के पास अटक गई है। अभी प्रदेश के 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक और पूर्व सदस्यों को प्रशासनिक कमेटी की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, 40 साल पुराने बांधों के गेट और फुट ओवर ब्रिज अपग्रेड किए जाएंगे। केरवा डैम की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं भोपाल के पौस इलाके में रहने वाली डिप्टी कलेक्टर के सोने मकान से 11 लाख का सोना चोरी हो गया। इधर आप देखिए, इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर कलेक्टर ने बुधवार को बस ऑपरेटरों की बैठक में स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, लाइट, पीने का पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र पूरी तरह कार्यशील और रहने चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने सुनवाई रोकने की अजाक्स की मांग को ठुकरा दिया है। आज फिर सुनवाई होगी। इधर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए के हिसाब से 1857 करोड़ रुपए की 30वीं किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मोतियाबिंद ऑपरेशन में गड़बड़ी सामने आई। बीजापुर जिला हॉस्पिटल में सर्जरी के कुछ दिन बाद 9 मरीजों के आंखों की रोशनी कम हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 18 नवंबर को जो रायपुर के पुराने विधानसभा भवन में आयोजित होगा। साथ ही आप देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर है और शुल्क जमा कराने की तारीख 18 नवंबर 2025 है। साथ ही आप देखिए, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट भी जारी हो गए हैं। यामा की इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री हुई है। 2 स्कूटर पेश किए गए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 84,467 पर बंद हुआ। निफ्टी में 181 अंकों की तेजी रही और ये 25,876 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखाएं। सोने के दामों में गिरावट रही, चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई। 10 ग्राम सोना 216 रुपए गिरकर 1,23,913 रुपए पर आ गया। चांदी 1945 रुपए बढ़कर 1,56,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 13 नवंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र ब्रह्म योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से कर्क राशि वालों की मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तुला राशि के नौकरी पेशा लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की रुकावटें दूर होगी। मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है। मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।